अब जैसे जितना अभ्यास में टीचर्स का अवेलेबिलिटी मिलता है उतना हर जगह मिलता नहीं है। पहली बात, टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर स्टूडेंट का गैप खत्म करे। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो ये क्वेश्चन पूछे कि हमारे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें एंगेजिंग टीचिंग स्टाइल भी तो चाहिए, हमारे पास वो है जो मोस्टली लोगों के पास नहीं होता, वो है पैशन। ये तो होगा ही, मैंने जेई क्लियर कर रखा है, अब मैं कितने साल पढ़ा चुका हूँ और फिर वो कोर्स रिपीटेटिव होगा, मेरे पास सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव होंगे। तुम्हारा जो कंपैरिजन घर पे हो रहा है और तुम्हारा जो कंपैरिजन इंस्टीट्यूट में हो रहा है, जो वो मेहनत करना सीखे हैं और उस मेहनत की वजह से जो कॉन्फिडेंस आया है कि मैं अपना इतना एफर्ट दूंगा कि मुझे फेलियर से इफेक्ट ना हो, फेलियर से गिल्ट ना हो। इतनी भारी जनता में इतना अच्छा क्रीम चूज़ करने के लिए आपको एग्ज़ाम इस लेवल का लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद की एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से ऊपर रख लेता हूँ। जो पसंद है करना उसके लिए कभी टू मच हो सकता है। इंस्टीट्यूट बना ही इसलिए है, वो एजुकेशन पर्पस के लिए बना है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके ओरिजिनलिटी को मतलब मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। खुद के एकेडमिक परफॉर्मेंस को इतना सुधार लो कि दुनिया आपको सुधार देगी होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से। जिन लोगों को आपको लुकअप करते हो वो भी आपको लुकअप कर रहे हैं। इस सोसाइटी की रीतें चली आ रही है, उनसे हट के आपको काम करना है। बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है कि आप ट्राई तो करो। मेरी क्या रैंक थी, 650। एडमिशन करा दो और उसके बाद कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनमें एंटर होके 2 साल 4 साल का जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, इनमें इतना एक्सपोजर मिलता है कि आप यहाँ पे ओरिजिनलिटी दिखाओगे तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड। आपको एजुकेशन दे दिया, अब आप खुद को कितना पुश कर पा रहे हैं, अब वो है कि वो खुद को कितना कंट्रोल कर पा रहा है एज अ पेरेंट। ठीक है, अब वो जो रोज़ बोल रहा है उसको इतना समझना चाहिए कि सामने बच्चा है। आईआईटी की जो चीज़ें हैं वो लाइफ में बाद में अप्लाई की हैं। मुझे जो पसंद था वो कई बच्चों में ना देखता हूँ तो मैं इस चीज़ से जेलस करता हूँ कि यार मेरा बचपन तो अभी तक कंटिन्यू रहता तो इसमें बड़ा मज़ा आता था। जो वही परफेक्शन मीन्स डेली प्रोग्रेस। बचपन हम सबकी जिंदगी का सबसे प्यारा समय। क्या ऐसा है पता नहीं। काउंटलेस एक्साइटमेंट्स, कन्फ्रंटेशंस, इमोशनल ड्रामा और इतनी स्ट्रेसफुल पढ़ाई के बीच में हम कब अपने बचपन से आगे बढ़ जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। पता है व्हाट्स आवर फेवरेट पार्ट ऑफ बचपन? जब स्कूल की घंटी बजती और हम भागते हैं, कुछ पढ़ाई से दूर, कुछ दोस्तों के साथ, कुछ घर और कुछ क्रिकेट के पिच पर। इन सब भीड़ भाड़ में हमें कभी आवाज नहीं मिली, शायद इसलिए क्योंकि हमें अपने फ्यूचर की समझ नहीं, या हमें सही गलत में फर्क नहीं पता, या फिर ऐसा बोलकर हमें चुप करा दिया जाता है। क्यों इस भीड़ में वो आवाजें भी हैं जो कभी कभी चुप थी, वो सवाल जो कभी दबे हुए महसूस करते। इतनी कश्मकश के साथ इस आगे बढ़ने की दौड़ में एक जगह ऐसी मिली जहाँ इन दबे हुए सवालों को आवाज मिली, जिन्होंने इन सवालों को अपना माना और उनका जवाब हमारे साथ हमारी तरह बनकर दिया। कुछ मेंटर्स हमें रास्ता दिखाते हैं, कुछ हमें चलना सिखाते हैं, कुछ हमारी जिंदगी बदलते हैं। तो आज उन्हीं मेंटर्स के सामने रखते हैं उन सवालों को जो कभी न कभी किसी न किसी की बचपने की जुबान पर दबी हुई। क्या पता कुछ सवाल और उनके जवाब किसी को एक नया नजरिया दे जाएं। Sir, you always say practice makes perfect, but अगर परफेक्शन कभी मिलता ही नहीं तो प्रैक्टिस का मोटिवेशन कहाँ से लाएं? परफेक्शन कभी मिलता ही नहीं तो प्रैक्टिस का मोटिवेशन कहाँ से लाएं? बच्चे जब इस रास्ते पे जब चलते जाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में अपन भी बच्चे ही थे राइट, तो ऐसे होता है कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। तो स्टार्टिंग में परफेक्शन इसी चीज़ से डिफाइन होता है कि आप अपने साथ के बेस्ट स्टूडेंट से बेस्ट हो पा रहे हो कि नहीं। आपको हमेशा अपने से अच्छा तो मिलता ही रहेगा ना राइट। और अगर अपने से अच्छा हमेशा मिलते जा रहा है देन इट्स योर लक, इट्स योर मतलब अच्छी किस्मत आई वुड से कि तुम्हें ऐसा स्टूडेंट कोई मिलता जा रहा है जो तुमसे बेहतर है, क्योंकि ऐसे ही स्टूडेंट तुम्हें ऊपर खींचेंगे राइट। अगर मतलब इफ़ यू आर स्मार्टेस्ट इन द रूम देन यू आर इन द रॉन्ग रूम राइट, बोला जाता है ना। तो वो बोला इसलिए जाता है कि यार फिर जब तक तुम्हारा प्रोग्रेस नहीं होगा, कंटिन्यूस प्रोग्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है, बात समझ रहे हो। कंटिन्यूस प्रोग्रेस मतलब क्या होता है कि कल मैं जहाँ थी या जहाँ था आज उससे बेहतर हूँ, बेटर हूँ या नहीं हूँ, ये बात समझ रहे हो। तो परफेक्शन कभी ये नहीं होता कि यार उस पॉइंट पे पहुँचना है। परफेक्शन का डेफिनेशन ही होता है कि मेरे को रेगुलर प्रोग्रेस चाहिए। ठीक है, अगर मैं कल से बेटर हूँ आज देन आई एम मोर देन सेटिस्फाइड। बात समझ रहे हो? Sir, many teachers say students today are distracted.
But could it be that the teaching styles have not evolved to engage the distracted mind of this generation? मतलब हाँ, I accept admit कि मतलब हम तो हमारी जनरेशन तो है ही फॉल्ट पर, बट कहीं ना कहीं वो टीचिंग स्टाइल इवॉल्व भी तो नहीं हुआ है ना, जो हमारे डिस्ट्रैक्टेड माइंड को फिर से मतलब इवोल्यूशन किस टाइप का एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब मैं आई एग्री टू इट एट सम एक्सटेंट, दैट इज फाइन, बट किस टाइप का इवोल्यूशन एक्सपेक्ट कर रहे हो? मतलब जैसे अगर इफ वी कंपेयर कि पहले जो स्टूडेंट्स थे और अभी के स्टूडेंट्स थे, उस टाइम डिस्ट्रैक्शंस कम थे एज कंपेयर टू अभी वाले। हाँ, एग्रीड, फुल्ली तो एग्रीड। अभी ज्यादा डिस्ट्रैक्शन, अभी डिस्ट्रैक्शन ज्यादा तो है। पढ़ाई के स्टाइल उस टाइम पे थे जो हाँ। वही टीचिंग स्टाइल हम अभी भी तो नहीं कर सकते ना, उसमें कुछ चेंजेस चाहिए। तो उसमें चेंजेस हुए हैं, एज पर मैं अभ्यास का बोलूँ तो हुए हैं। हाँ, दैट आई एग्री, बट एग्जिस्टिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन में होना चाहिए। लोग ला भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है यार। क्लासेस को फन रखते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं रखते हैं। अब कोई भी बड़े टीचर, अगर तुम ऑनलाइन भी जाते हो, आई वुड से अगर तुम्हारे ही अपने मतलब इस बिहार की बात करूँ तो खान सर, राइट, तो खान सर की बात की जाए तो उनका यार टीचिंग स्टाइल कितना अच्छा और टू द रूट्स है कि बच्चे मतलब उनके टीचिंग स्टाइल से भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? डिस्ट्रैक्शन कि वो टू द पॉइंट रहते नहीं हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर जाते हैं, लेकिन वो भी तो रिक्वायरमेंट है आज के टीचिंग स्टाइल का। बट मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल सही बात है कि आज के मतलब ड्यूरिंग करंट दिस टाइम मतलब अगर बात करें तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, आई एग्री। और अगर ऐसे स्टूडेंट्स मिले जो ये क्वेश्चन पूछे कि हमारे डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा है तो हमें एंगेजिंग टीचिंग स्टाइल भी तो चाहिए, तो इसके लिए तो मतलब ये होना चाहिए। अगर ऐसा कोई बच्चा या ऐसा कोई बच्ची मिलती है देन एज़ पर मी मैं तो मोर देन हैप्पी रहूँगा कि हाँ यार ये बात तो मुझसे एक्सपेक्टेड है और मुझे बोला जा रहा है और ऐसा स्टूडेंट मिला है, देन आई विल बी मतलब यूँ होता है कि यार मुझे चेंज करना चाहिए। बट वो एनी हाउ मतलब पर्सनली मैं ऐसा अपना टीचिंग स्टाइल रखता हूँ जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था टीचर से अपने टाइम पे, कि मतलब फ्रेंडली क्यों नहीं है, समझ रहे हो कि एक वो गैप क्यों है, और अगर गैप भी है तो क्लास के बाहर भी पूछना मुश्किल हो जा रहा है डाउट्स, समझ रहे हो? तो मतलब लक बाय चांस अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो आई वॉज लाइक दिस कि आई वॉज इंटेलिजेंट, आई वॉज स्मार्ट एंड आई वॉज टॉपर, इवन दो कि मैंने आज तक कोई डाउट नहीं पूछा टिल माई मास्टर्स। मैंने कोई सिंगल डाउट नहीं पूछा, और जब मैंने पहली बार डाउट पूछना सीखा इन माई मास्टर्स तब मुझे पता चला कि कितना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने मास्टर्स एक्चुअली IISc से किया है ना, तो वहाँ पे टीचर्स इतने ग्राउंडेड मिले मुझे, समझ रहे हो? तो ग्राउंडेड टीचर जब आपको मिलते हैं तो वो फ़र्क नहीं दिखता है कि यार मैं इससे पूछूं तो इसको मतलब ये तो नहीं लगेगा कि डाउट ख़राब है, या ये तो नहीं लगेगा कोई ईगो हर्ट हो गया कि ये भी समझ नहीं आया तो मैं तेरे को पढ़ाऊँ क्या। बात समझ रहे हो? तो वो इतने ग्राउंडेड टीचर्स मिले तब जाके मैं ओपन हो पाया, तब मुझे उस चीज़ का पता चला कि डाउट्स पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डाउट्स पूछने के लिए टीचर को स्टूडेंट और टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीचर स्टूडेंट का गैप खत्म करे। बात समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड ऑल। Sir, you have more than 10 to 12 years of experience, not only in teaching but also in life values. Do you see yourself in any of your student, and how did it made you feel? सेम वैल्यूज किसी स्टूडेंट में? नहीं, मतलब yourself in yourself in any student. मैं कुछ स्टूडेंट से जेलस करता हूँ इस सेंस में कि ये बचपन मेरा चला गया, समझ रहे हो? कि कुछ होता है ना कि जो पढ़ाई में मतलब मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई इज आइडियल, मैं कह रहा हूँ कि मुझे जो पसंद था, ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात समझ रहे हो? मुझे जो पसंद था वो कई बच्चों में देखता हूँ तो मैं इस चीज़ से जेलस करता हूँ कि यार मेरा बचपन है तो अभी तक कंटिन्यू रहता तो इसमें बड़ा मज़ा आता था जो ये कर रहे हैं। बात समझ रहे हो? तो वैल्यूज़ आई वुड से यार वैल्यूज़ ओवर द टाइम ना डेवलप भी होती हैं, और डिफरेंट वैल्यूज़ को आप डिफरेंट वेटेज देते हो। बात समझ रहे हो? तुम्हारी एज में वैल्यूज़ मैक्स मतलब टीचर की रिस्पेक्ट कर ली एंड ऑल वैक्स, या फिर मैं तो वो बोल रहा हूँ और भी होंगी वगैरह, दैट्स फाइन। तो डिफरेंट मतलब अभी जैसे होता है ना कि इस वैल्यू को मैं हाईएस्ट वेटेज दे रहा हूँ या दे रही हूँ, लेकिन जैसे जैसे बड़े हो गए तुम्हारी वैल्यूज़ के वेटेजेस चेंजेस होंगे। तो मैं किसी बच्चे में एक्सपेक्ट नहीं करता कि मेरी करंट वैल्यूज़ की जो हाईएस्ट वेटेज जिसको मैंने दे रखा है वो अपने लाइफ में उस वैल्यू को हाईएस्ट वेटेज दे, क्योंकि वो तो अभी तक उसने एक्सपीरियंस किया ही नहीं होगा, राइट? बट मतलब मैं इस एज में वैल्यूज़ एक्सपेक्ट भी नहीं करता यार। मैं मतलब बच्चा चिल होना चाहिए, बच्चा चंचल होना चाहिए, और बच्चे का मतलब फालतू की चीज़ों में नहीं लगा रहना चाहिए, बस ये। हाँ।
Sir, you have mastered IIT and IISc cultures where competition is intense. Do you think such competitive systems destroy originality? And also, since both are the centers of brilliance, do you think brilliance alone qualifies someone to be a good teacher, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करता है टीचिंग में? अपन इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करता है या नहीं, इस पे बाद में आता हूँ. पहले तुम कह रहे हो कि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके ओरिजिनलिटी को मतलब मेंटेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. ओरिजिनलिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्कशन तो होगा ही, पूछना तो पड़ेगा. हाँ, ओरिजिनलिटी इन टर्म्स ऑफ क्या? मतलब क्रिएटिविटी नहीं, इनोवेशन पर्सनली जो एक इंसान को. हाँ, अच्छा ऐसा है तो मैं ये बताऊँगा तुम्हें कि इन इंस्टीट्यूशंस में जाके जो ओरिजिनलिटी और जो मतलब यहाँ पे इतना तगड़ा एक्सपोजर मिलता है आपको कि यहाँ पे दिखाओ ना. एक बार इनमें एंटर हो जाओ बाय एनी वे मीन्स, जो भी अपना सिस्टम के हिसाब से चल रहे हो, इनमें एंटर होके 2 साल 4 साल का जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, इनमें इतना एक्सपोजर मिलता है कि आप यहाँ पे ओरिजिनलिटी दिखाओगे तो यू विल बी मोर सेटिस्फाइड. आप टिल 11 तक दिखा के ओरिजिनलिटी, टिल 12 तक दिखा के ओरिजिनलिटी. मतलब होता है ना कि बात तब बोलनी चाहिए जब मैटर करे. बात सही बात है, बात तब बोलनी चाहिए जब मैटर करे. अब 11 12 में अपनी ओरिजिनलिटी, पेंटिंग ये सब दिखा लो, दैट इज़ फाइन. अब कुछ बच्चे ये भी कहते हैं कि सर हम 10th तक इतने एक्सप्लोरर थे कि मैं ये फील्ड भी देखूंगा, ये देखूंगी, या फिर मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करते थे, या मेरी इंग्लिश अच्छी थी, या मैं मतलब जो होता है कि स्पीकिंग वगैरह अच्छा था और जो भी था, तो वो मेरा अब 11 12 में नहीं हो पा रहा है, राइट? तो वो इस क्लास में होने के लिए बना भी नहीं है. मेरी बात समझ रहे हो? बट ये नहीं है कि जो 10th तक किए हो उसका फ़ायदा नहीं होगा. इंटेंस फ़ायदा होगा अगर उसको आप आफ्टर 12th तगड़े प्लेटफॉर्म पे यूज़ करो. और वो तगड़े प्लेटफॉर्म इन अच्छे इंस्टीट्यूशंस में मिलते हैं जिनके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ वेरी टफ. समझ रहे हो? तो ओरिजिनलिटी कहीं लूज़ नहीं होती. आप इन 2 साल बस जो है ना अच्छे से प्रिपरेशन करके कि मेरे को अच्छी जगह जाके अपनी ओरिजिनलिटी दिखानी है, पहली चीज़ ये. और दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर मतलब ब्रिलियंस अलोन एक क्वालिफिकेशन एक टीचर के लिए, या फिर इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा मैटर करता है टीचिंग स्टाइल? हाँ, लाइक आई वुड से टीचर को ना थोड़ा दूरदर्शी होना चाहिए. मतलब बात समझ रहे हो कि हर चीज़ इस तरह भी नहीं दिखानी चाहिए कि एक तो बिल्कुल वो नहीं होना चाहिए कि सिर्फ मेरे को एकेडमिकली तेज हूँ तो दैट इज़ इनफ. ठीक है, मतलब ऑब्वियसली इमोशनल इज़, मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर मेरे को कोई कम टैलेंटेड टीचर हो बट ही इज़ मोर इमोशनल अवेलेबल फॉर करंट टाइम ऑफ स्टूडेंट्स, तो अगर मैं कोई हायरिंग कर रहा हूँ तो वो मेरी ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर होगा. क्योंकि इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस आ जाएगी, टाइम दो तो. लेकिन इमोशनल जो इंटेलिजेंस है ना, वो अब तक डेवलप नहीं हुई उस एज तक अगर किसी टीचर के, तो अब नहीं होगा. बात समझ रहे हो? तो वो वाला सीन है. तो एज़ पर मी की यही है कि अगर आप इमोशनली ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मतलब बच्चों को वो दे सकते हो जो सही गलत नहीं, बट उस वक्त उसे चाहिए था. बात समझ रहे हो? Yes. हाँ, तो दैट इज़ मोर मतलब बेसिकली बेनिफिशियल और इन प्रायोरिटी लिस्ट हायर. Sir, when you look at a poorly written exam paper, do you ever hear a tiny little voice in your head screaming, "ये क्या मजाक चल रहा है?" And if so, how do you prevent that inner IITian from publicly declaring maths is not for everyone, thereby crushing a whole generation's dream? मतलब how do you control it? नहीं, poorly written exam मतलब by an IITian, No, by a student. by any student, right? और उसका मतलब ये है कि मैथ्स मतलब ये क्या लिखा है मेरे दिमाग में, ये तो ना है मतलब यार. इट क्या डिपेंड्स है? ऑन स्टूडेंट्स. मतलब अगर तुम इस मतलब जैसे ये है ना कि कोई अच्छे स्टूडेंट ने अगर घटिया लिखा है तो यूँ लगता है कि अभी रात में बुला लूँ इसे. लेट्स से आई एम चेकिंग माई कॉपीज एट नाइट एंड ऑल, तो ऐसा मन करता है इसको सारी गलतियाँ अभी बता के ये सही करो और अभी के अभी सही कर. इतना इंटेंस लगता है. बट अगर जिससे एक्सपेक्टेड था कि यार आप ये करोगे तो मतलब उतना इंटेंस नहीं लगता है मुझे. बट ये है कि वही परफेक्शन मीन्स डेली प्रोग्रेस, राइट? तो कल लास्ट पेपर में जो आपने लिखा है वो ज़्यादा बुरा था कि आज वाला ज़्यादा बुरा है. समझ रहे हो? Yes. हाँ, तो अगर आज वाला ज़्यादा बुरा है तो
लास्ट वाले से कंपेयर करके बेहतर कैसे कर सकते हो, इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, उस पर फोकस करना है। और जिसने किसी अच्छे स्टूडेंट ने अगर लिख दिया अगर वैसा जैसा नहीं रिक्वायर्ड था, या बहुत ज़्यादा डिविएटेड एक्सपेक्टेड थिंग से, बहुत ज़्यादा डिविएटेड एक्सपेक्टेड थिंग से, तब फिर ये होता है कि नींद खराब होती है। हाँ Sir, your focus is highly study oriented. How do you justify demanding a level of singular academic focus from a 16-year-old student that even a successful adult needs years to cultivate? Isn't this stifling the holistic development you implicitly demand later on? मतलब बाद में फिर बोला जाता है ओवरऑल डेवलपमेंट इज मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, तो फिर ये 16 साल के बच्चे से कैसे? 16 साल का बच्चा 10th में है कि 11th में है? मतलब मैं जस्ट आस्किंग, तुम कौन सी? 11th एंड यू आर 16 years. यार मैं बता रहा हूँ ना कि तुम्हारा पूरा अगला जितना भी है ना, जितने 16 साल की और अगले तुम्हारे जो नेक्स्ट 16 year है, सब दिख रहा है मुझे, पूरा का पूरा दिख रहा है, एक एक दिन दिख रहा है, ठीक है। इसमें ये जो 2 साल है ना, इसमें अगर आप होलिस्टिक डेवलपमेंट पे प्लीज़ थोड़ा सा हट के खुद के एकेडमिक परफॉर्मेंस को इतना सुधार लो कि दुनिया आपको सुधार देगी होलिस्टिक डेवलपमेंट के हिसाब से। क्योंकि आप अगर अच्छे लोगों के बीच में जाओगे ना, तब आपका डेवलपमेंट होगा। अच्छे लोगों के बीच में जाने के लिए आपको ये 2 साल मेहनत करनी ही पड़ेगी, कोई चारा नहीं है इसका। अब 2 ऑप्शन है, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे कर लो फोकस, उससे एकेडमिक ड्यूरिंग 11th 12th की बात कर रहा हूँ, टिल 10th होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, फुल्ली एग्रीड। आपको खेलना चाहिए, आपको सब करना चाहिए, ठीक है। आपको सिर्फ 2 घंटे आफ्टर, अगर स्कूल में उतना इफेक्टिव नहीं हो पा रहा है, अगर स्कूल जैसे, तो आपको 2 घंटे कुछ भी एक्स्ट्रा जिससे आपका अकेडमिकली फ़ायदा हो जाए वो करना चाहिए। उसके अलावा चिल मारो, कोई ज़रूरी नहीं है फालतू की चीज़ें, ठीक है। लेकिन आफ्टर 10th ये 2 साल इतना टाइम है कि इसका टाइम बचा के आप बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा सकते हो वेरी इजीली। टफ क्या होता है? कंसिस्टेंट रहना। 2 साल नहीं रह पाते हैं, 10 दिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, समझ रहे हो? तो वो वाला इशू होता है। ये 2 साल एकेडमिकली आप इतना साउंड हो जाओ, तो वो साउंड होने से जिस बेसिस पे दुनिया आपको तोलती है ना, आप उस बेसिस को आप पार कर चुके हो, तो वो एक कॉन्फिडेंस ऐसा देता है कि अब बाकी डेवलपमेंट तो अपने आप कर ही लेंगे, तो किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करने से डरते नहीं। बात समझ रहे हो? बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा कि यार मैं ये करूँगा तो मुझे बेस्ट ही करना है, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, बट दिमाग में डाला जाता है, समझ रहे हो? अब जैसे आफ्टर बेसिकली गेटिंग इनटू IIT बहुत सारे कल्चरल क्लब्स वगैरह होते हैं, तो एक्टिंग क्लब और ये सब होता है, तो मेरा बड़ा मन था कि मैं उसमें जाऊँ। अपना ये होता है ना, प्लेज एंड ऑल, थिएटर एंड ऑल, बट जो बच्चा डाउट नहीं पूछ पाया वो थिएटर में जाके ये कैसे करे कि इस सेंस में कि हाँ, कि मैं डाउट क्यों नहीं पूछ पाया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा डाउट अच्छा है कि नहीं है, मैं डाउटफुल था, राइट। थिएटर में ये एक्सपेक्टेड था कि यार ये तो मेरे को परफॉर्म ही तब करने देंगे जब मैं एकदम तगड़ा करूँगा, और आज तक किया ही नहीं है। बात समझ रहे हो? जबकि वैसा है नहीं, बच्चों से एक्सपेक्टेड नहीं है। बच्चों से क्या एक्सपेक्टेड है कि आप ट्राई तो करो। अब वो ट्राई करने के लिए आपको एक्सपोजर मिलना चाहिए, और एक्सपोजर सिर्फ अच्छी जगह मिलता है, समझ रहे हो? एक छोटे शहर में एक्सपोजर लेके कहाँ तक चले जाओगे? अब जहाँ नेशनल लेवल पे जहाँ एक्सपोजर मिल रहा है, वहाँ जाने के लिए अगर पढ़ना पड़ रहा है तो पढ़ना पड़ेगा, इट्स फाइन। बात समझ रहे हो? Tools like ChatGPT can solve most complex equation instantly. What is the new core value of a maths teacher, especially that brilliant one, beyond simply validating answers? Where should the focus shift? फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि ChatGPT सब सॉल्व कर लेता है, ये सब बोलना विद रिस्पेक्ट टू, अब जैसे अपन JEE की तैयारी करते हैं ना, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट JEE उससे बहुत पीछे है, समझ रहे हो? और दूसरा ये चीज़ कि मतलब लोग कहते हैं कि ChatGPT अपकमिंग टाइम में ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर जाएगा एंड ऑल, उसमें भी अभी वक्त है। और अगर ह्यूमन इंटेलिजेंस को क्रॉस कर भी जाए तो यार विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स या एज अ मैथ्स टीचर मज़ा इस चीज़ में आता है कि यार अगर आपने हाफ एन पेज में क्वेश्चन कोई सॉल्व किया तो यार मैं 2 लाइन में कैसे कर सकता हूँ? बात समझ रहे हो? मेरा कंपटीशन हमेशा इस चीज़ से है, या तो मुझसे रहेगा कि लास्ट टाइम मैंने अगर क्वेश्चन को इतना इसका शॉर्टेस्ट वे दिया या इसका मोस्ट ट्रिकी दिया, या मुझे पेन चलाने की भी ज़रूरत क्यों पड़ी, चाहे वो JEE का क्वेश्चन हो चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो? तो ये डिफाइन करता है एक रिसर्चर माइंड को, बात समझ रहे हो?
तो अब जैसे मैं मतलब हायर स्टडीज़ एक्चुअली किया है, तो मैंने बहुत रिसर्चर्स को देखा है। तो रिसर्चर्स को बोलते हैं ना कि इतने इतने घंटे बैठे रहते हैं वगैरह वगैरह, तो उनके लिए वो घंटे बैठना ईजी क्यों होता है? क्योंकि उन्हें उस टाइम का पता ही नहीं चलता है। बात समझ रहे हो? तो वो टाइम का पता इसलिए नहीं चलता है क्योंकि वो जो कर रहे होते हैं उसमें उन्हें बहुत मज़ा आ रहा होता है। बात समझ रहे हो? अब यही सीन ड्यूरिंग टीचिंग में लाना चाहता हूँ। जब अब बच्चे ने क्वेश्चन कर लिया, पहला मोटिव है सॉल्व हो जाए, एटलीस्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो किसी भी मेथड से सॉल्व हो, बट सॉल्व हो। अब सॉल्व हो गया, आपको 2 पेज लगे, 1 पेज लगा, 1.5 पेज लगा, तो इससे छोटा क्या होगा? वो इससे मतलब वो तो ना जनरेटिव माइंड जनरेट करना। बात समझ रहे हो कि अगर आपने एक पूरा सोल्यूशन देख लिया, अब उसे अगर दूसरे मेथड से आप सोच रहे हैं, दूसरे मेथड से अगर आप सोच रहे हैं, तो इस बार आपके पास ज़्यादा इन्फो है क्योंकि आपको एक सोल्यूशन पता भी है, और अब आप दूसरे तरीके उस तरीके से नहीं जाना, मेरे को किसी और तरीके से जाना है। जैसे अभी आने वाली क्लासेस या आने वाली तुम्हारी, तुम तो अभी छोटी में हो, 10th में ही हो, 11th वगैरह में आओगे या तो कोऑर्डिनेट वगैरह पढ़ोगे ना, तो ज्योमेट्री के क्वेश्चन है ना बहुत ऐसे होते हैं जो मतलब 10 तरीके से सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन उनका एक ना एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो 30 सेकेंड में हो जाएगा। इवन दो लेंथी सोल्यूशंस होंगे उनके, लेकिन कोई एक ना एक सोल्यूशन होगा जो ट्रिकी होगा, जो इंटेलिजेंट सोल्यूशन होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि 10th 11th 12th के बच्चे जो है ना, वो अपने सोल्यूशन मतलब ऑब्वियसली तैयारी तो करें, लेकिन अपने हमेशा सोल्यूशन जनरेटिव एज जनरेटिव माइंडसेट इस तरह तैयारी करें कि यार इससे छोटा या इससे ट्रिकी या मतलब समझ, वो तब आता है जब आप उस पर और सोचने के लिए उसमें आपको मतलब मन करे, कोई फोर्स नहीं कर रहा है। फोर्स करोगे तो फिर वो पढ़ाई नहीं होती, समझ रहे हो? जब वो मज़ा आने लगता है ना, तब आपका मतलब वैसा होना चाहिए कि उससे छोटा सोल्यूशन, उससे अच्छा सोल्यूशन, उस टाइप का। तो वो अगर बच्चे में खुद से अगर मैं जनरेट कर पा रहा हूँ, देन दैट विल बी आइडियल थिंग फॉर मी एज अ टीचर। तो आपको नहीं लगता कि डाउट सॉल्व करने के लिए एआई ऐप्स अच्छे हैं? होता है, इट्स गुड। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि अपन भी कर ही रहे हैं कुछ कुछ ऐसा फ्यूचर में, तो उसका मतलब बेसिकली मोटिव ये होता है ना कि आजकल है ना, अब जैसे जितना अभ्यास में टीचर्स का अवेलेबिलिटी मिलता है उतना हर जगह मिलता नहीं है। पहली बात, आपको 2 घंटे मिल जाएगा वगैरह वगैरह। मेरी भी टाइम पे तैयारी में होता था कि जैसे मैथ्स के टीचर है, मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड ही मैथ्स से था, इन्फ्लुएंस्ड ही मैथ्स टीचर से था, समझ रहे हो? यही है, जब अगर आप किसी टीचर से इन्फ्लुएंस्ड हो गए तो उनके सब्जेक्ट से भी इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है? तो अब बात यह है कि जब मैं मतलब मैथ से इन्फ्लुएंस था उस वक्त, तो मेरे को वो सिर्फ वो 2 घंटे मिलते थे, और मैंने बताया मैं कभी डाउट नहीं पूछ पाया, ना मैं पूछता था। तो वो सिर्फ वो 2 घंटे दिखे, और ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस होती थी, तो मेरे को हफ्ते में सिर्फ 6 घंटे उनसे मिलना होता था, और 6 घंटे में मैं उनसे मतलब होता है ना कि उनकी टीचिंग स्टाइल या मैथ्स या जो भी कंटेंट है उससे मतलब वो मतलब होता है ना कि स्टार स्टडेड वैसा ही रहता था। बात सही है? तो अब वही है कि इस चीज़ में कि तुम्हारा क्वेश्चन क्या था लास्ट में वापस, कि डाउट सॉल्व करने के लिए एआई ऐप्स तो अच्छा है ना, मतलब टाइम ज़्यादा। हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ कि मैं अगर डाउट नहीं पूछ पाया एग्जैक्टली, तो अब अगर उस वक्त अगर मेरे पास कुछ एआई ऐप्स होती, मैं कह रहा हूँ कि मैं बिना डाउट्स पूछे इस लेवल पे खड़ा हुआ, अगर मेरा टाइमली डाउट सॉल्व हो जाते तो मैं किस लेवल पे होता। पहली चीज़ तो ये। अब दूसरा ये है कि अगर डाउट सॉल्व करने के लिए एआई ऐप्स रेडिली अवेलेबल हैं और इसी टाइम का वो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उसका रीज़न है कि पहले वर्किंग जो होते थे ना, तो या तो मतलब पेरेंट्स में कोई एक वर्किंग होता था, एक घर पे रहते थे, पढ़ाई पे ध्यान रख देते थे, या बच्चे पे फोकस रहता था, नहीं रहता फोकस। पेरेंट्स दोनों वर्किंग हैं या उतना बच्चे पे फोकस नहीं है, या कोचिंग पे मतलब आप एडमिशन करा दो और उसके बाद कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दिस इज़ नॉट द केस। मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि ना, हमारे टाइम पे सिर्फ 6 घंटे मेरे को टीचर देखने को मिले एक हफ्ते में, बाकी तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना। तो वो मेरे पेरेंट्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई खुद की, तब जाके मेरा सिलेक्शन हो पाया। बात समझ रहे हो? तो वो आज के ज़माने में पेरेंट्स नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि है रिक्वायरमेंट कि उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, जो भी है, और अभी ओपन भी है सोसाइटी कि सब काम करें वगैरह वगैरह, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब उस केस में बच्चे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है जो पेरेंट्स को देना चाहिए, तो बच्चा डाउट नहीं पूछ पा रहा है, जो अगर टीचर से नहीं पूछ पाया तो पेरेंट्स से पूछे, किसी बड़े से डिस्कस करे, या मेरे से एटलीस्ट ये डिस्कस करे कि मेरे डाउट्स बढ़ते जा रहे हैं बट मेरे से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। समझ रहे हो? डाउट क्या है वो तो बात की बात है। तो अगर ये सब चीज़ें अगर एआई ऐप से होने लगे, जो आजकल, अब देखो गूगल तो है ही, लेकिन गूगल भी उतना इंटरेक्टिव वगैरह नहीं है, लिखना पड़ता है, एग्जैक्ट लैंग्वेज चाहिए ढूंढने के लिए या वगैरह वगैरह। तो अगर इस फील्ड में अगर टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट होता है, इससे आज के स्टूडेंट्स को बहुत इफेक्ट पड़ेगा, बहुत मतलब हेल्प मिलेगा, आई वुड से उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहेगा। मतलब आप कहना कि सिर्फ एट अ डिस्टेंस ऑफ फार्म ओनली आपके पास हर डाउट का सोल्यूशन है विद एक्सप्लेनेशन। और ज़्यादा बेटर क्या हो जाए कि वही ऐप जो है
वो मतलब लाइव टीचर की तरह बिहेव करने लगे, समझ रहे हो, तुमसे आंसर निकलवाए। तुम्हारा अगर कोई डाउट है तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या था ये दिखाओ, पहला स्टेप देखा, क्या तुम्हें लगता है कि ये सही है, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे, इंटरैक्टिव रहे, समझ रहे हो। जो मैं करता हूँ या जो कोई भी टीचर यहाँ पे करता है कि तुमसे मतलब होता है ना कि डाउट अगर तुम पूछने आए और तुमसे सोल्यूशन जनरेट कराया, अगर इतना एआई हो जाए तब तो मजा ही आ जाए, वो वाला बात है। Sir, you are excellent at maths, but we noticed that you are strict too. Is there an inverse relationship between mathematical brilliance and classroom patience? मतलब IIT में एक secret bond तो साइन नहीं करवाया गया था ना कि मतलब you may be smart but you never be too nice. मतलब इतनी अच्छा, you never be too nice, तो जिनके साथ नाइस है उनसे पूछे, पहली बात आई एग्री। मतलब मेरे को हर वक्त नाइस होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा मोटिव ये नहीं है कि आपके दिमाग में मेरा क्या परसेप्शन बन रहा है, मेरा मोटिव ये है कि जो मैं सिखाना चाह रहा हूँ वो तुम तक सिर्फ जाए ना, तुम उसे सीखो। बात ये है, बहुत हद तक फ़न कर सकते हैं, मेरा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, एंड आई एम ओपन टू दैट। अगर जो मैं चाह रहा हूँ बस वो होता रहे, रेसिप्रोकेट होता रहे, समझ रहे हो। कई बार होता है ना कि हर चीज़ रेसिप्रोकेट हो रही है, अब मतलब वही है यार, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं, आई एग्री, इस सेंस में कि कुछ चीज़ें हम एक्सपेक्ट वो कर लेते हैं जो अभी तुम इस एज में नहीं सीखे हो। बात समझ रहे हो, जैसे कि तुम्हारा खुद का मन क्यों नहीं कर रहा पढ़ने का, कई बार हम ये एक्सपेक्ट कर लेते हैं, समझ रहे हो। तो ये एक्सपेक्ट करना बच्चों से इज़ नॉट फाइन, बट फ्लो में रहते हैं, हो जाता है कई बार, समझ रहे हो। आइडियल नहीं बनने की कोशिश करते हैं कि ये अभी मेरे लिटरली होता है, जिस तरह ना कि मैं, कई टीचर्स होते हैं कि इस सेंस में होते हैं कि मैं हर वक्त इसलिए चीज़ें पूछता रहूं ताकि इन्हें लगे कि मैं मतलब एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन बना रहा है या टीचर की फील आती रहे। बट जैसे इधर होता है ना, हमारे ये होता है कि मतलब इनका खुद का करियर है, इनका खुद का मन क्यों नहीं करता पढ़ने का, मतलब इनका इतना टाइम बचा है, लेकिन और ऐसे कुछ कुछ बच्चे मिलते हैं और मोस्टली नहीं मिलते हैं, तो फिर वो कुछ कुछ बच्चों वाला जो सिनेरियो है ना, फिर मोस्टली में खोजने लगते हैं, समझ रहे हो। ये हमारे एंड पे गलत है, दैट आई एग्री, समझ रहे हो। लेकिन इस पे बातें होनी चाहिए, समझ रहे हो, इन पे डिस्कशंस होने चाहिए। जैसे जो आज पूछा है, ये इस कैमरे की जरूरत नहीं थी, बस ये कह रहा हूँ, है ना। हाँ बस वो क्वेश्चन बस ऐसे है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। हर चीज में अच्छा होना ज्यादा बेटर है या किसी एक चीज में परफेक्ट होना? देख, मेरा पर्सनली मुझे सेटिस्फाई करता है एक चीज़ में, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप दूसरी जगह कितने डम्ब है, और इस एज में तो बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा मैं, समझ रहे हो। दुनिया करती है, इस एज में हमसे एक्सपेक्ट करती है कि हम हर चीज़ में महारथी हों, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे पता है कि मैं किस में महारथी हूँ, आप समझ रहे हो, और मुझे उसमें मन लगता है। तो मतलब यार देखो, जो होता है ना कि हर चीज़ में महारथी बनना, इट्स सोसाइटीज़ डिमांड। सोसाइटी से खुद को काट लेना इज़ द पिनैकल ऑफ पीस। मेरी बात समझ रहे हो। पिनैकल क्या होता है, आप पीस की मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। मेरे को सोसाइटी से बुरा लगना ही बंद हो चुका है, समझ रहे हो तुम, ये लिटरल है। क्योंकि बहुत टाइम आप ये स्ट्रगल कर चुके हो कि सोसाइटी मेरे बारे में क्या सोचेगी, या फिर कल इसने भी बोला मैंने इसकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं की तो वगैरह वगैरह। मुझे वो गेम खेलना ही नहीं है जीवन में, क्योंकि मैं खुद की एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन से ऊपर रख लेता हूँ, समझ रहे हो। तो आप मेरी एक्सपेक्टेशन से मैच कर ही नहीं पाओगे, तो फिर मेरे को आपको प्रूव करने की ज़रूरत है ही नहीं, तो मेरे को शांति रहता है, जीवन में चिल रहता है, समझ रहे हो। बट जो भी है एट द एंड तो सोसाइटी है। ये सोसाइटी इज़ गुड, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। ऑब्वियसली आपके मतलब जो पेरेंट्स ने ज्ञान दिए या पेरेंट्स ने आपको जो सिखाया, आप वैल्यूज़ दी, फैमिली को आप जैसे मतलब जैसे मैं पर्टिकुलरली, मैं तुम्हें हर चीज़ में क्यों बोलता हूँ कि मेरे सिलेक्शन का रीज़न मेरी फैमिली है, राइट। तो हैं भी, और वो वैल्यूज़ मैं बाहर जाके सिर्फ इसलिए नहीं दिखाता कि मेरी फैमिली ने दी है और सोसाइटी की डिमांड है, मेरी डिमांड है भाई वो, समझ रहे हो। तो कई बार होता है कि सोसाइटी और मेरी डिमांड ओवरलैप कर जाती है, दैट इज़ फाइन, बात समझ रहे हो। बट मेरे को सोसाइटी से नहीं फ़र्क पड़ता है। कुछ टाइम बाद देख ये ना, ये चीज़ें कॉन्फिडेंस के साथ आती है, और कॉन्फिडेंस आपके क्या अचीव कर रखा है ना जीवन में, उससे आता है। तो ये टाइम के साथ आएगा, है पेशेंस। कुछ कुछ अचीव करने लगोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा तो वो भी देना आएगा, क्या बोलते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, चल ठीक है, मतलब
देते हैं ना कि लेट गो इज डिफरेंट थिंग कि I don't care. आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड, हाँ हाँ, टू इट आई डोंट केयर वाला विद अ कॉन्फिडेंस, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, नॉट एरोगेंस, है ना? सर मतलब एज अ 10th grader, हाउ टू डिसाइड व्हाट स्ट्रीम इज बेस्ट as per interest, as per parents' wish. Also, can hobby become profession? मतलब पैशन जो है उसको प्रोफेशन में चेंज करना इतना ज़्यादा मतलब कंफ्यूजिंग या फिर एट दिस स्टेज डिफिकल्ट क्यों अपन है? इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या Yeah. पैशन हॉबी में बना सकते हैं कि नहीं, इस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले उस पे आते हैं कि 10th क्लास में क्या स्ट्रीम चूज कर सकते हैं अदर देन जो भी इस जमाने में चल रही है, जो एक्सपेक्टेड आई वुड से इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावा, ठीक है? तो देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको पता है कि 2 साल आपको नीट या मेडिकल में आपको इशू तैयारी में क्यों नहीं हुआ? एक तो आप उस चीज़ में गए जिसमें आपके पेरेंट्स चाह रहे थे, ठीक है? कई बार होता है कि मैं नहीं चाह रही या मैं नहीं चाह रहा। ये वो एज ही नहीं है जिसमें आपको अपने लिए डिसीजन लेना है इतना रूथलेसली, इतना रूथलेसली, ठीक है? क्योंकि आगे बहुत लाइफ पड़ी है, उसमें बहुत कुछ चेंज हो जाएगा, दैट इज़ फाइन। अब दूसरा ये है कि अगर आप अदर देन मेडिकल और इंजीनियरिंग को लेके इतने मोटिवेटेड हैं, इतने हैं जैसे क्लैट की मेरे को लॉ करना है यार, मेरे को बनना है लॉयर, मुझे मतलब हम फैंटेसाइज होते हैं उस कोर्ट रूम से, समझ रहे हो? वो मूवीज़ पसंद आती हैं, कोई होते हैं 10th क्लास में, और क्या होगा, राइट? तो आप बिल्कुल ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके फिर बेस्ट तैयारी ही करो, समझ रहे हो? अगर आप इतने मोटिवेटेड हो कि आपने 2 मतलब जो भी इस सोसाइटी की रीतें चली आ रही है उनसे हट के आपको काम करना है, तो फिर बेस्ट की तरफ बढ़ो ना यार, कि मैं क्लैट में बेस्ट कोचिंग जाएंगे या बेस्ट कोचिंग जाऊंगी और मतलब वहाँ पे बेस्ट एफर्ट देंगे, मुझे टॉप पर ही रहना है, उस टाइप, समझ रहे हो? अब नहीं रह पाए, फाइनल रिजल्ट क्या हुआ ये तो कभी नहीं सोचना, समझ रहे हो? वो होता है ना कि लिटरली मैं बता रहा हूँ कि तैयारी करने के बाद अब मेरे को पता चलता है कि बोलते हैं ना कि कर्म करो फल की चिंता मत करो। पीस ही तब रहता है जब कर्म करो। सिर्फ जीवन में शांति कब रहनी है कि मैंने कल अच्छे से ट्राई दिया। आपको गिल्ट कब नहीं होगा जब मैंने अपना बेस्ट दिया, नहीं हुआ इट्स फाइन, समझ रहे हो? एट द एंड यही होता है, ठीक है? तो वही पीस रहता है कि अगर आपको ये नहीं बोल पाए एट द एंड ऑफ योर फेलियर कि मैंने अपना बेस्ट दिया, तब गिल्ट रह जाएगा। बात समझ रहे हो? तो अब ये चीज़ है कि जहाँ भी जाओ कोई भी स्ट्रीम चूज़ करो, दैट इज़ फाइन, ठीक है, लेकिन उसमें फिर अपना बेस्ट दो और मतलब उस क्वालिटी भीड़ के बीच में तैयारी करो जो उस स्ट्रीम को लुकअप करे। बात समझ रहे हो? अब आप अगर आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसको तो लुकअप दुनिया भी कर रही है और जो तैयारी करने आ रहे हैं वो भी कर रहे हैं, तो आप ऑलवेज मोस्टली मोटिवेटेड रहोगे। इससे मोटिवेटेड नहीं रहोगे कि क्या मेरा ये डिसीजन भी सही है कि नहीं है। बात समझ रहे हो? लेकिन अगर आप जैसे आप क्लैट करने गए और आप उस भीड़ के बीच में हो जो श्योर ही नहीं है कि मुझे क्लैट करना है कि नहीं, तो आप इसी चीज़ में लगोगे कि यार मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है, समझ रहे हो? तो हमेशा उस भीड़ के बीच में तैयारी करनी है जो खुद इनफ मोटिवेटेड है इस चीज़ को लेके कि कोर्ट रूम यार, समझ रहे हो, वकील यार, लॉयर्स यार, समझ रहे हो, तो उनसे फैंटेसाइज हूँ, तब फिर समझ में आता है कि हाँ आप सही जगह हैं, तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मतलब ऑब्वियसली किसी फील्ड में जाओ। अब दूसरा ही होता है कि कई बार जो मैंने पिछले भी क्वेश्चंस में आंसर किया है कि इसी 10th और 12th में आपको ये चाहिए कि मेरा हॉबी क्या है, इसी 11th और 12th में, तो 11th 12th में प्लीज़ हॉबी के पीछे मत भागो, अकेडमिक एक्सीलेंस की तरफ भागो जिस भी फील्ड में लो, ठीक है? और लेकिन वहाँ जाने के बाद अपनी हॉबीज़ कंटिन्यू करना ना भूलें। इन 2 साल की तैयारी में मैं उनसे सबसे ज़्यादा गिला शिकवा रखता हूँ जो अपनी हॉबीज़ पढ़ाई के चक्कर में भूल गए हैं। उन 2 साल नहीं करना, लेकिन जब मैटर कर रहा है उसके बाद उस वक्त करना है। वो भी एक लाइफ का बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तभी आप खुश रह पाओगे। मैंने तेरे को हर चीज़ का सोसाइटी से कटने का रीज़न ये बताया कि पीस चाहिए, तो पीस हैप्पीनेस के लिए चाहिए कि मेरे को यार चिल मारना जीवन में, मेरे को फालतू की थॉट नहीं देना, मेरे को वहाँ दिमाग ही नहीं खर्च करना जहाँ पे मतलब इश्यूज़ हैं, समझ रहे हो, मेरे को चिल मारना है। तो आप अपनी हॉबीज़ अगर फॉलो कर पाए तो आप इस कॉन्ट्रडिक्शन में रहेंगे ही नहीं कि यार मैं हॉबीज़ नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, समझ रहे हो? तो अच्छी जगह जाके वहाँ ज़रूर करना है, वहाँ नहीं रुकना है। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या हॉबी पैशन बन सकता है? मेरा बना है, बहुत मुश्किल से बना है, बहुत लोगों के सपोर्ट की वजह से बना है, एंड इसको लेके मैं हद लकी मानता हूँ खुद को, और ऐसे बहुत कम होते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब इस कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है कि जो मैं कर रहा हूँ दैट इज़ करेक्ट। फेल हो सक्सेस हो दैट इज़ डिफरेंट थिंग,
हमने कहीं टीचिंग की मतलब क्लासेस नहीं ली, हमारे पास बीएड की डिग्री नहीं है जो नॉर्मली टीचर्स बनते हैं, हमारे पास आईआईटी वगैरह की डिग्री है, राइट। तो एक्चुअल तो टीचिंग वो सीख रहे हैं ना जो बीएड वगैरह की डिग्री कर रहे हैं कि टीचर कैसे बनते हैं या फिर टीचिंग कैसे करते हैं। और हम क्या, हम तो आईआईटी करके आ गए बस, राइट। हमारे पास वो है जो मोस्टली लोगों के पास नहीं होता, वो है पैशन। बात समझ रहे हो? मेरे को रात मतलब मेरे को 2 घंटे सुला के आप 22 घंटे पढ़वा सकते हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि सामने से वो रेसिप्रोकेशन आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो उसमें कोई इशू नहीं है। और ये और है कि पैशन अगर आपका मतलब जो हॉबी या पैशन है वो अगर प्रोफेशन बन जाए तो आपसे लकी कोई है ही नहीं। हद सेटिस्फेक्शन है। अगले 15 साल या 20 साल का चैलेंज तुम्हें देता हूँ, सिर्फ रैट रेस में लग जाओगे। रैट रेस में लगना भी पड़ता है क्योंकि आपको फैमिली चलानी है, आपको वो सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट चाहिए वगैरह वगैरह, जो भी चिल मारना है एंड ऑल। लेकिन एक टाइम के बाद ये होता है कि पैशन को अगर फॉलो करने का मौका मिले तो बिल्कुल करना चाहिए, चाहे उसके लिए दिन रात स्ट्रगल करना पड़े, ठीक है। तो बहुत लकी लोग होते हैं जो ये कर पाते हैं, जो पियानिस्ट हैं, जो सिंगर्स हैं, जो ये कर रहे हैं। मतलब अब हम पढ़ाई में वो कर पा रहे हैं, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। समझ रहे हो कि मतलब मेरे को तो पढ़ने का शौक था, मुझे मज़ा आता है। अब मैं एक डाउटफुल था कि मुझे तो सिर्फ नई प्रॉब्लम से मज़ा आता है, मैं रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स में कब तक पढ़ा रहूँगा। पढ़ाने आने से पहले ये था कि मैं जेई का कितना ही कोर्स है, जेई का रिपीटेटिव होने लगता है ना यार। ऑब्वियसली मेरे लिए तो होगा ही, मैंने जेई क्लियर कर रखा है, अब मैं कितने साल पढ़ा चुका हूँ और फिर वो कोर्स रिपीटेटिव होगा, मेरे पास सारे क्वेश्चंस रिपीटेटिव होंगे, तो मेरा कहीं मज़ा ना ख़त्म हो जाए, मेरे को ये डर था। जबकि मैं जब रिसर्च में था आईएससी में तो हर दिन नया प्रॉब्लम आता था। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है तो उस पर रिसर्च पेपर आ जाता और बोला कि अब यहाँ तक आपका रिसर्च हो चुका है, इसके आगे जो रिसर्च करोगे उस पर पेपर छप जाएगा, आपका नाम हो जाएगा। तो हम दिन रात इसी पे सोचते रहते थे वगैरह, उसमें मज़ा आता था। लेकिन अब फिर उसके बाद जॉब ली, राइट। अब वो जॉब में वो उतना कटिंग एज में मज़ा नहीं आ रहा था। तब ये सोचा कि मतलब टीचिंग की तरफ जाएं, तब बड़ा ही डाउटफुल था, बट यहाँ आके बड़ा मैं वैसे सेटिस्फाइड हूँ। समझ रहे हो उस सेंस में कि जो किया चूज वो सही किया। Why is comparison still the favorite parenting technique? मतलब questioning has been termed disrespect and blind obedience called discipline. आखिर इस illusion से बाहर निकलना क्या इतना ज़्यादा मुश्किल है पेरेंट्स और हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए? जैसे कि यहाँ हमारे इंस्टीट्यूट में भी results are out collectively and visible to everyone, and that too based on marks and ranking, which is quite disturbing and even humiliating in some cases. What's the reason behind it? स्टूडेंट की तरफ से स्टूडेंट की तरफ से मैं बताता हूँ तुम्हें, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज़ है कि तुम्हारा जो कंपैरिजन घर पे हो रहा है और तुम्हारा जो कंपैरिजन इंस्टीट्यूट में हो रहा है, इन दोनों से मतलब पहले तो चीज़ क्यों हो रहा है, दूसरा इससे टैकल कैसे करें, राइट। तो पहली चीज़ है कि तुम्हारे पेरेंट्स कंपेयर क्यों कर रहे हैं। सबसे बुरा एक स्टूडेंट को यही लगता है, मैं मेरा ही बताऊँ ना, मेरे को भी मतलब होता है ना कि डिस्क्रीटली याद है कि मेरे पेरेंट्स बहुत कम कंपेयर करते थे, लेकिन जब कंपेयर करते थे उससे नहीं निकल पाता था मैं। समझ रहे हो कि मतलब उस मोमेंट्री पीरियड के लिए मैं नहीं निकल पाता था कि यार कहीं ये मत बोलो, कुछ भी बोल लो, समझ रहे हो कि ये क्या है वगैरह वगैरह। अब उनका अगर पॉइंट ऑफ व्यू समझें, देख मैं इतना ये तो कहूँगा कि रोज़ नहीं बोलना चाहिए, समझ रहे हो। बोले बिना अगर कोई बोल ही नहीं रहा है तब तो मतलब ये वो पॉसिबल नहीं है, बोलेगा तो सही। अब वो है कि वो खुद को कितना कंट्रोल कर पा रहा है एज अ पेरेंट, ठीक है। अब वो जो रोज़ बोल रहा है उसको इतना समझना चाहिए कि सामने बच्चा है, ठीक है। और कभी कभी इस टाइप के मोटिवेशन विल वर्क, लेकिन अगर रोज़ रोज़ ये मोटिवेशन इस टाइप का दोगे कंपैरिजन वाला, तो वो उनके दिमाग में घर कर जाता है, इस सेंस में कि मतलब जब पढ़ाई करने का वक्त है तब भी वही चीज़ घूम रही है जो आपने बोली। तो आप यही तो चाह रहे थे ना कि आपके बोलने की वजह से टाइम ना खराब हो बच्चे का, वो तो हो गया। तो रोज़ रोज़ तो नहीं बोलना चाहिए। दूसरा ये, अगर कोई कम भी बोल रहा है फिर भी बच्चे का ये डिमांड है कि नहीं बोले, तब मैं ये कहूँगा कि हर कंपैरिजन इतना सीरियसली नहीं लेंगे। बात समझ रहे हो। अब ये चीज़ है कि कंपैरिजन क्यों किया जाता है, जो भी कर रहा है, चाहे पेरेंट कर रहे हो चाहे इंस्टीट्यूट कर रहे हो। तो पेरेंट तो इसलिए कर रहे हैं कि
आपके बढ़ावे के लिए, मतलब अगर उनका पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जो कभी कभी कर रहा है तो दैट इज़ अ पॉजिटिव थिंग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। रेगुलर नहीं करना चाहिए, दिन रात नहीं करना चाहिए, दैट इज़ फाइन। कभी कभी यूँ है कि जब आप डिमोटिवेटेड हो तब साथ में आके बैठना भी चाहिए कि नहीं बच्चे इस बार अच्छा था, इस बार ठीक था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, अगली बार अपन और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं वगैरह वगैरह, कभी कभी होना चाहिए ये भी। बट कंपैरिजन करना इसलिए चाहते हैं कि वो कभी कभी ये देखना चाहते हैं भाई कि तुम्हारे में कितनी ज़ील है खुद को ऊपर देखने की, समझ रहे हो? कभी कभी ये देखना चाहते हैं क्योंकि यही ज़ील एट द एंड आपको लाइफ में आगे लेके जाएगी। जब मतलब सिर्फ पढ़ाई में कंपैरिजन नहीं होता ना यार, कभी भी देख लो, अब आज अगर कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है, कोई भी दो चीज़ सेम फील्ड की चल रही है तो उनमें कंपैरिजन हो जाता है कि आपके पास जैसे दो दुकानें हैं जैसे फॉर एग्जांपल, तो होता है ना कि एक दुकान के इतने कस्टमर है, एक पे इतनी भीड़ रहती है, तो यही कंपैरिजन होता है, यार मेरे वाले भीड़ क्यों नहीं है, समझ रहे हो? तो वो उसका काम करने का मोटिवेशन ही तब आएगा जब उसके पास कोई एक अच्छा आके खड़ा होगा। बात समझ रहे हो? तो आप अगर आपके रूम में आपसे स्मार्ट है और ये आपको याद दिलाया जा रहा है, देन इट इज़ अ गुड थिंग, इट शुड बी टेकन एज अ पॉजिटिव थिंग, बट ये कभी कभी होना चाहिए, नॉट रेगुलर एट होम। अब आता है इंस्टीट्यूट बना ही इसलिए है, मेरी बात समझ रहे हो? वो एजुकेशन पर्पस के लिए बना है, पहली चीज़। अब आपको एजुकेशन दे दिया, अब आप खुद को कितना पुश कर पा रहे हैं? कभी आपको मतलब वो लोग, मतलब वो रिजल्ट्स मेरे को पसंद नहीं है जो पूरी लिस्ट दें, मेरे को वो रिजल्ट्स पसंद है जो टॉपर्स दें। बात समझ रहे हो? पूरी लिस्ट में ये आ जाता है कि आप नीचे से कौन से नंबर पे आए हैं, समझ रहे हो? वो नहीं चाहिए मुझे बस टॉपर्स का ये चाहिए कि टॉपर्स जब इस लिस्ट में से निकलें तो उन्हें दुख हो, पहली चीज़। बात समझ रहे हो? कि अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड में जिनको आने की आदत है वो अगर उस लिस्ट में से निकल जाएं तो उनको दुख हो, तो उनका फ़ायदा होगा, दुख होगा तभी पढ़ाई होगी, सीधी सी ये बात है। और दूसरा ये है कि उसको मतलब एज ए वो लेना चाहिए, यार इस टॉपर लिस्ट में मेरे को कभी आना है। वो हर वक्त आपको सेडिस्ट प्लेजर जो होता है ना वो नहीं लेने के लिए बना है, समझ रहे हो? आपको सिर्फ और सिर्फ मोटिवेट करने के लिए बना है। अगर आपकी पूरी रैंक लिस्ट आ रही है कि आपकी 20 बच्चों में से आपकी 19th रैंक आई है एंड ऑल, ये सब वो नहीं पसंद मेरे को, दैट आई डोंट लाइक एंड दैट मतलब मैं होने भी नहीं दूंगा यहाँ पे, पहली चीज़, ठीक है? लेकिन वो है कि टॉपर्स का लिस्ट होना ज़रूरी है कि टॉपर जिस दिन उससे निकले तब उन्हें दुख हो और आपको कभी ना कभी ये मोटिवेशन रहे, यार किसी दिन एक बार इस लिस्ट में आए, नहीं तो फिर मोटिवेटेड कैसे रहोगे? ये रेगुलर मोटिवेशन के तरीके हैं, अब इसे लिया गलत तरीके से जाता है कई बार, समझ रहे हो? कई बार होता है कब आएगी इस लिस्ट में, घर वाले ही बोल दे, समझ रहे हो? तो वो पेरेंट्स को समझदारी से उसमें बिहेव करना चाहिए। कोई टीचर इस टाइप नहीं बोलता है कि मतलब तुम उस लिस्ट में कब आओगे, बच्चे उस लिस्ट में आने का मन तो करता है ना, उस टाइप बोलना चाहिए, समझना? दो डिफरेंट तरीके हैं। तो वही है कि मतलब हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से ले सकते हो, हर चीज़ का पॉजिटिव वे है, पॉजिटिव लोगे तो ज़्यादा सिंपल रहेगा जीवन। सर ऑल्सो मतलब जो लोग हैं वो अपने घर से बाहर मतलब बहुत दूर दूर जाके, लाइक फॉर एग्जांपल आपने भी कोटा से पढ़ाई की है। मैं कोटा में था, आई एम मतलब मेरे पिताजी का जॉब था कोटा में, मतलब स्टिल पीपल गो लाइक हाँ, बिहार से कितने लोग जाते yes, हैं हाँ, दूर दूर से, हाँ, तो उन लोगों के लिए वहाँ पे बहुत स्टडी प्रेशर हमने देखा है, मतलब कोटा में भी आप हाँ, प्रेशर तो है ही स्टडी का और भी बहुत कुछ है। तो उस टाइम पर मतलब व्हाट इज दैट मोटिवेशन ड्राइव की मतलब करना है वो कैसे है? यहाँ पे तो पता चलता है ना, पापा बोल रहे हैं, मम्मी बोल रही है, ऐसे यार अगर वो मोटिवेशन पापा बोलने की वजह से अगर मोटिवेशन है तो सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हो? अगर पापा के बोलने की वजह से मोटिवेशन है, पापा एंड मम्मी कैन हेल्प। आपको टाइम पे गर्म खाना दे दिया, वो टाइम बच गया, ठीक है? आपको टाइम पे उठा दिया सुबह, वो टाइम बच गया। आपको टाइम पे कोई इशू हुआ और उसमें हेल्प कर दी, समझ रहे हो? वो हेल्प्स वहाँ नहीं है कोटा में, समझ रहे हो? तो वो बड़ा इशू है, उसके बावजूद अगर वहाँ पे कोई निकाल दे रहा है सिलेक्शन, तो वो बड़ी बात है। मैं जब कह रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ नहीं रहते, जो मतलब मैं लक बाई चांस कोटा में ही था और कोटा में मेरे पेरेंट्स थे, समझ रहे हो? तो उनकी जॉब ही वहीं थी, तो अगर मैं विद माई पेरेंट्स नहीं रहता तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाता, मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो होता है कि नहीं, मेरे को अगर मैं अकेला रहता तो मेरे को मेरे खुद के लिए ही टाइम इतना निकल जाता कि मतलब समझो कि मेरे को सुबह मतलब उस टाइम के हिसाब से बताऊँ तो शाम को खाने का, उसके बाद बहुत सारे होता है ना कि आप अभी आपके घर पे होते हो सीधे कपड़े प्रेस होके आते हैं यार आपके लिए, समझ रहे हो? अभी वो कपड़े धुलने जाते हैं, धोबी को देना है, ये करना है, बहुत सारे अदर एक्सटीरियर फैक्टर्स हैं, उसके बावजूद आप सिलेक्शन निकाल दे रहे हो, हैट्स ऑफ टू यू। बट मेरा सिलेक्शन मैं पर्टिकुलरली बोलूँगा कि मेरे पेरेंट्स की वजह से हुआ है, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि वो उस वक्त अवेलेबल थे हर चीज़ के लिए,
सीधी सी ये बात है। अब ड्यूरिंग दैट कि वो उनका मतलब मेरा मोटिवेशन कभी ये नहीं था कि मेरे पेरेंट्स मुझे बार बार बोल रहे हैं, मुझे वो तैयारी में मज़ा आता था। मैं कभी तुम्हें लिटरली बताऊं कि मेरा सिलेक्शन होने से पहले मैं कभी यूँ नहीं था कि मैं ऑब्सेस था IIT के लिए। मैं ड्यूरिंग तैयारी जो दिमाग लगाना होता है, जो मतलब मज़ा आता है, सिर्फ उसके लिए ऑब्सेस्ड था कि मुझे इस क्वेश्चन में मज़ा आया। वो जो जर्नी है ना, वो जीने में बहुत मज़ा आया। और मैं ना ऑब्सेस्ड था, लेकिन जब मैं उसके बाद इतने IITian से मिला हूँ, समझ रहे हो, सबका यही था कि कोई उस ड्यूरिंग दैट जर्नी पीरियड ये याद नहीं रख रहा है कि मतलब समझ रहे हो कि ये रैंक आई, वो रैंक आई या जो भी है, वो ये याद रख रहा है कि उस 2 साल के पीरियड में जो वो मेहनत करना सीखे हैं और उस मेहनत की वजह से जो कॉन्फिडेंस आया है, वो कॉन्फिडेंस आपको ये शक्ति देता है कि आ जाओ, कोई भी काम दे दो। बात समझ रहे हो? लाइफ में कुछ भी उठा लूँगा, अपना बेस्ट दे के ये गिल्ट फील नहीं लूँगा कि इसमें फेल हो गया। Sir, you stand by growth, but people still treat failure as shame. How do you instill resilience when society weaponizes every mistake? आपने अपनी IITian जर्नी में किस तरह फेलियर को एक्सेप्ट कर अपॉर्चुनिटी में बदला था? ओके, आपका पहला स्टेटमेंट क्या था? यू स्टन। You stand by growth. अच्छा, यू स्टैंड बाय, फाइन। मतलब ग्रोथ एंड स्टडी ओरिएंटेड आपका पर्सनालिटी ट्रेट दैट इज फाइन। हाँ, अब ये है कि फेलियर से डील कैसे करना है, टू बी एग्जैक्टली। मतलब हाँ, रेजिलियंस कैसे है उस चीज़ के लिए? एक फेल होने के बाद फिर लगता है कि यार इतने मेहनत करी, कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा, छोड़ो। मैं देख, जो है ना कि जो डर है फेलियर का, या फिर जो आफ्टर फेलियर रिपरकशंस हैं, और वो हैं, एक बार कोई तगड़ा फेलियर झेल के देखना, ठीक है, कुछ टाइम का ही होता है, ठीक है। जब आप रिपरकशन झेलोगे ना, तब पता चलेगा कि जितना हवा बनाया था उतना नहीं है। सीधी सी ये बात है। दूसरा ये है कि फेलियर मतलब मैं बार बार फेल हो के चीज़ों में ये सीखा कि फेल होने से गिल्ट आता है, और मेरे को वो गिल्ट नहीं चाहिए। तो मेरे को ये गिल्ट और फेलियर को इंडिपेंडेंट करने का है। बात सही है? तो उसके बीच में फिर किसी को डालना पड़ा जो था एफर्ट। मैंने कहा मैं अपना 100% एफर्ट दूंगा, इसके बाद अगर मैं फेल होता हूँ, बट ये बहुत मुश्किल से आया, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे के दिमाग में आ गया, ठीक है, नेवर, मतलब एक्सपीरियंस के साथ आया। तो वही है कि मैं अपना इतना एफर्ट दूंगा कि मुझे फेलियर से इफेक्ट ना हो, फेलियर से गिल्ट ना हो, ये वाला। बात सही है? तो आप मतलब ये है कि अब लास्ट के जैसे 3 महीने बचे हैं, तब भी आप ये आ गए हो कि इन 90 डेज़ में मैं 80 डेज़ से ज़्यादा पढ़ूंगा। 10 डेज़ मतलब खुद को अगर मैं शीशे में ये खड़ा होकर बोल पाया कि 10 दिन से ज़्यादा ख़राब नहीं होने दूंगा, और आपने वो नहीं होने दिया, और उसके बावजूद आपका एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आया, बट आप अगर ये नहीं करते तो आप और जाते। शायद काश थोड़ा और पढ़ लिया जाता। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप 3 महीने के बाद वो बनाए ना डिसीजन, वो तो आप यूँ सोचो कि 4 महीने जो बचे थे तब बना लेता है, एंड वो वाला तो ठीक है। लेकिन जब आपका दिमाग ही ठनका तब जब बचे ही 3 महीने थे, समझ रहे हो, उस वक्त आप खुद को मतलब क्या किस तरह एफर्ट डालोगे कि मेरा मतलब आफ्टर फेलियर दिक्कत ना हो। तो वही है कि बचे हुए 3 महीनों में मैं 10 दिन से ज़्यादा नहीं करूँगा, और जो सोचा है वो करके रिजल्ट एज एक्सपेक्टेड नहीं आया या एज डिमांडेड बाय सोसाइटी नहीं आया, बट अगर मैं ये नहीं करता तो मैं और नीचे जाता। समझ रहे हो? तो वो कहीं ना कहीं सहारा देता है, पूरा नहीं हटाता है, बट ये है कि खुद के साथ ट्रुथफुल रहना। अब जब आपको एग्ज़ाम देने से पहले पता था कि आपकी स्टेट क्या है, हमेशा पता होता है, हमेशा पता होता है, राइट? तो फिर मतलब इसमें फिर सोचना क्या, इट्स फाइन, बट स्ट्रेट फॉरवर्ड रह के बोल सकते हैं। मतलब वही है कि दिक्कत तुम्हारा ये नहीं है कि तुम डील कैसे करो फेलियर से, दिक्कत ये है कि तुम ट्रुथफुल कैसे रहो कि नहीं पढ़े थे यार हम। बात वो है। तो ट्रांसपेरेंट रहना सीखो, फेलियर से डील करना सीख जाओ। बात समझ गए? सर ऑल्सो एन इंसिडेंट टू शेयर, मतलब जिसमें आपने चेंज किया अपॉर्चुनिटी में, मतलब किसी फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदला, फेलियर को अपॉर्चुनिटी में बदला, मतलब मेरे को याद है, तगड़ा था। हाँ एक बार था कि आफ्टर बीटेक फ्रॉम IIT मैं PSUs या इन जॉब वॉब की तैयारीज़ में लग गया था, गेट और इन सब के एग्ज़ाम देने। आफ्टर आप बीटेक क्या करते हो, गेट का एग्ज़ाम होता है,
वो आप देते हो तो उसमें आप मास्टर्स में भी एडमिशन ले सकते हो और उसके थ्रू PSUs भी आपको जॉब देती है, ठीक है। चाहे आपका CIL हो गया, चाहे आपका इनके ISRO एंड ऑल इनके भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं। तो मैं उसमें लग गया था और मतलब मेरा यूँ था कि मेरे को कोई बेस्ट PSU में जाना है, जॉब के पीछे मैं ललायत था, मैं कभी मास्टर्स के पीछे नहीं था, ठीक है। अब उसके बाद जब होता है ना कि आप तैयारी करते हैं और PSUs का जॉब मेरे को ड्यूरिंग तैयारी ही मेरे को वैसा लगने लगा कि यार फिर से जॉब में फंस गया तो दिक्कत है, जॉब में नहीं अभी थोड़ा सा, क्योंकि होता है ना कि आप जब तैयारी कर रहे हो तो तब आपका मन कर जाता है कि हायर स्टडीज़ कैसी होती हैं यार, एक बार देख तो लूँ वगैरह वगैरह, समझ रहे हो। तो उस वक्त ही मेरे को ये लगा कि एक बार हायर स्टडीज़ का ट्राई मारना चाहिए। तो मैं मास्टर्स में इस तरह जब मैं गेट का तैयारी कर रहा था कि किसी ना किसी में मास्टर्स का ऑप्शन भी दिखे, तो उस वक्त ये था कि मास्टर्स का ऑप्शन अगर मेरे को देखना है तो IITs नहीं जाऊँगा, ISC ही जाऊँगा। बात समझ रहे हो, ISC ही जाऊँगा अगर जाऊँगा तो, क्योंकि वही मास्टर्स के लिए बेस्ट है इंडिया में अपॉर्चुनिटी वगैरह वगैरह, ये सुना था। और बहुत सारे साउथ इंडियन से देख लिए थे कि ये हायर स्टडीज़ में जब जाते हैं, क्योंकि साउथ इंडियंस बहुत हायर स्टडीज़ को प्रेफर करते हैं, तो क्यों जाते हैं इनमें, और वेल लिटरेट पीपल होते हैं। केरला 100% लिटरेसी एंड ऑल राइट, बहुत वेल लिटरेट पीपल होते हैं, और जो पढ़े लिखे ये डिसीजन ले रहे हैं तो कुछ तो होगा इसमें। बात समझ रहे हो। तो उस वक्त मेरा यूँ था कि एक बार मैं जाऊँगा तो ISC में जाऊँगा वगैरह वगैरह। तो मैं पहली बार में जब मैं था ना ISC का रिटर्न निकाल, मतलब मैंने ये गेट का एग्ज़ाम निकाला, उसके बाद इंटरव्यू था, और इंटरव्यू में मेरी जो गेट में रैंक आई थी दैट वाज 650 अराउंड, ठीक है, अराउंड 650। तो उस वक्त ये था कि उन्होंने 300 बच्चे इंटरव्यूज़ के लिए बुलाए, मेरा नंबर था 299, समझ रहे हो, और उन्हें सेलेक्ट करने थे 16 स्टूडेंट्स, ठीक है। 16 बच्चे उन्हें सेलेक्ट करने थे, मेरा नंबर 299 था, और मेरा एक दोस्त था उसका भी साथ में हुआ था क्योंकि हम तैयारी साथ में करते थे, उसका नंबर था आई थिंक 123 एंड ऑल इन दैट लिस्ट। तो उसका एक दिन पहले इंटरव्यू था, हम चले साथ में गए थे, तो वो बोल रहा था कि यार एक दिन और वेट करना पड़ेगा यहाँ पे फालतू ही, तो तू भी मेरे साथ इंटरव्यू करा ले बात करवा के। तो मैंने जाके झूठ बोल दिया प्रॉफ से, वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ के लिए अपना रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सब कर रहे थे ना ISC के अंदर ही, कि सर मेरे को कल निकलना होगा, मैंने फ़्लाइट बुक करा ली थी, मुझे लगा था इसके साथ ही आ जाएगा, बट मेरा इंटरव्यू तो कल का स्केड्यूल्ड अब अपडेट दिया आपने वगैरह वगैरह, तो आज ही किसी तरह ले लो ना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आज ले लेते हैं इंटरव्यू वगैरह वगैरह। तो जब उसका इंटरव्यू हुआ और मैं एक्चुअली अगले दिन के लिए था, तो मेरे को इस दिन में तो लास्ट में इंटरव्यू मिलेगा, तो मैं उस दिन के लिए वेट कर रहा था, और लास्ट में उन्होंने बोला कि अब मतलब टाइम हो गया है, आपका इंटरव्यू कल ही होगा। तो मेरा यूँ था कि यार एक तो मैं इंटरव्यू देने से फ़ायदा कि जब इनको 16 स्टूडेंट्स लेने हैं, 299 है, एकदम वैसे था हताश वगैरह। तो मेरे को यूँ था कि इंटरव्यू में एक प्रॉपर अटायर पहन के जाना होता है, बच्चे वगैरह वगैरह। तो मैं प्रॉफ वो साउथ इंडियन बड़े ग्राउंडेड प्रॉफ्स, वेरी ग्राउंडेड प्रॉफ्स, और मैं थोड़ा सा ठीक है। तो मैंने यूँ जाके पूछा, मैंने सर ये सब पहनना ज़रूरी है क्या कल उनसे। उसको बड़ा प्यारा आंसर था, ना यू कैन वेयर एनीथिंग बट यू शुड नो एवरीथिंग, है ना, इस टाइप बोला वो। है कुछ भी पहन सकते हैं। मेरा यूँ था, मेरा आधे से ज़्यादा तो यही था ना कि यार ये पूरा अटायर सा मेंटेन करके पूरे दिन 8 घंटे रहना, और उसके बाद आधे घंटे का 1 घंटे का इंटरव्यू देना, तो वो मेरे लिए बड़ा वैसा था। तो मैंने कहा भी नहीं यार, अब प्रॉफ ने इतना ग्राउंडेड होके बोला है, और तो मैं पूरा पहन के आऊँगा। अगले दिन मैं आया, 8 से 9 प्रॉफ बैठे थे, ठीक है, एक ही हॉल में, और वो सब मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। उन्होंने मैथ्स से स्टार्ट किया, हम चले, मतलब मैथ्स मास्टर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि हर जगह यूज़ आता है, कोई भी सब्जेक्ट लो आप। तो मैथ्स से स्टार्ट किया, फिर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे मूव किए, और उसके बाद मैं मतलब अच्छे से इंटरव्यू हुआ वगैरह वगैरह, उन जो चीज़ें पूछी बताते गए वगैरह वगैरह, और अच्छे से डिस्कशन हुआ, और मैं बाहर निकल के आ गया। उसके बाद जब मैं बाहर निकला तो यूँ था कि यार पता नहीं होगा कैसे ही होगा, उस टाइप था। बट मैं इससे बड़ा सेटिस्फाइड था कि उन्होंने अच्छे क्वेश्चन पूछे। तो मेरे को ड्यूरिंग दैट पीरियड बहुत अच्छा लग रहा था कि उन्होंने मस्त क्वेश्चन पूछे यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। ड्यूरिंग दैट पीरियड मेरे सिर्फ इतना था, मेरे पास सिलेक्शन में भूल चुका था उस 45 मिनट्स में, और मेरे सिर्फ इतना सा था कि यार मस्त क्वेश्चन पूछे, इस पर मैंने कभी सोचा नहीं, अभी सोचते हैं। और मैं बोर्ड पे सोचे जा रहा था और अपने आंसर एक्सप्लेन किए जा रहा था कि सर ऐसे भी तो हो सकता है, सर ऐसे भी तो हो सकता है, सर ऐसे भी तो हो सकता है। उनको वो इनक्यूजिटिव माइंड पसंद आ गया, समझ रहे हो। मतलब वो इतने ग्राउंडेड थे कि उन्हें मेरी रैंक मैटर ही नहीं की कि ये नीचे से टॉप कर रहा है उस रैंक में,
बट इंटरव्यू में कहता है कि यही तो रिसर्चर माइंड होता है। इस टाइप उन्होंने मेरे को फीडबैक नहीं दिया, बट मेरे सिलेक्शन लिस्ट में जो नाम आया उससे मेरे को पता चला कि उसी में मेरी क्या रैंक थी 650, और मेरी क्लास में AIR4 भी बैठा था 17 बच्चों की लिस्ट में। सेकेंड ईयर उस AIR4 को पता चलता है, वो मेरे मैथ्स कैंटीन में आता होगा, तो प्रो तेरी 650 रैंक थी, तो बैठा कैसे यहाँ? हाँ समझ रहे हो? और वो फिर मेरे से डाउट पूछता था उस रिसर्च के। तो जो AIR4 है वो आपसे डाउट पूछ रहा है जस्ट बिकॉज उन प्रॉफ्स को पता था कि रिसर्च बेटर वो करते हैं जिनका माइंड इंक्विजिटिव होता है, जिनको ये मज़ा आता है कि यार ये प्रॉब्लम अच्छा है, ये प्रॉब्लम पास हो फेल हो, मैं बता पाया नहीं बता पाया वो अलग बात है, इस पर सोचते हैं, ये वाला माइंड। आप समझ रहे हो? तो एकदम फेलियर सा था, मैं लास्ट था, बट मैं उस सिलेक्शन लिस्ट में आया कि मेरे से जो 4th रैंकर था वो भी इंस्पायर इस चीज़ पे हो रहा है। Sir, you say hard work is non-negotiable. Then why do parents glorify struggle, calling it character building, when half of us are just breaking silently? मतलब मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना तो दूर की बात है, उसे इग्नोर ही कर दिया जाता है, जबकि फॉर द ग्रोथ इट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और ये एक ऐसा टैबू है जिस पे कोई बात ही नहीं करना चाहता। हाउ डू यू सी इट एज? डू यू एवर मिस द इनोसेंस ऑफ लर्निंग विदाउट फियर? आई डू। हाँ, मतलब मैं अब मतलब तुम्हारी एज में ये करना छोटी एज में बड़ा था पॉसिबल, आफ्टर 5th से बड़ा मुश्किल हो जाता है, 7th भी आई वुड से आजकल के ज़माने में, और अब मेरे लिए पॉसिबल है क्योंकि मैं वापस वो जो बीच का है ना उसमें नहीं कर पाया और इसको बहुत मिस करते हैं। दैट आई एग्री कि मेरे को बिल्कुल फियरलेस लेके सीखना है। मेरे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, मेरे पास कोई जज बाउंडेशन नहीं है कि मेरे को कोई जज कर रहा है, मेरे मार्क्स क्या गेस किए जा रहे हैं वगैरह वगैरह। बट अभी के ज़माने में जितना मेरा चाइल्ड बच्चों से एक्सपोजर रहा है, मतलब इस पे बात होनी चाहिए जो ये नहीं करते हैं। और मतलब आई वुड से कि ये इमोशनल वाली जो बातें होती हैं ना, ये हर चीज़ को वो घर पे भी होनी चाहिए। इसीलिए शायद आजकल बच्चे मम्मी के ज़्यादा करीब होते हैं कि मम्मी से एक हद तक बात कर पाएँ, शायद। आई वुड से मेरे को हर एक का सेम स्टोरी होता है, या कई बार पेरेंट्स से कर पाते हो, पापा से कर पाते हो तो पापा से करो, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट ये रिक्वायरमेंट तो है अभी का, बहुत मतलब वास्ट स्केल पे रिक्वायर्ड है। आई वुड से मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ एक जगह हो गया वगैरह वगैरह, ईच एंड एवरी इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर्ड है। बस ये है कि इसका बच्चे को हैबिचुअल नहीं बनने का है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ करने का है। वो होता है ना कि कई होते हैं कि मेरे को ये इमोशनल जो वेलबींग है इस पे बार बार बात करो तभी मज़ा आए। ये इमोशनल वेलबींग इसलिए है ताकि आप वापस उस लाइन पे आ पाएँ जो आपके लिए सही था। बात समझ रहे हो? अब उसका आप हैबिट बना लो। कईयों को होता है मतलब इसमें मज़ा आने लगता है, वो स्टेट मतलब एक जैसे होता है ना कि वो नहीं आना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो इसलिए है ताकि आप एक उस पाथ पे रह पाओ। अगर वो पाथ पे वापस आ गए, उसका मतलब पर्पस पूरा हो गया, तब तो वो आपके लिए अच्छा था इमोशनल वेलबींग। बट उसकी अगर हैबिट पड़ रही है, आपको हर 2 दिन में अगर रिक्वायरमेंट पड़ रही है, तो मतलब थोड़ा थोड़ा आपको नहीं, प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा, प्रॉब्लम किसी बच्चे में नहीं होती है, नेवर, नहीं, बट मतलब प्रॉब्लमेटिक माइंडसेट है क्योंकि वो Problematic- चेंज नहीं हो पा रहा। तो वो हाँ, तो वो उस माइंडसेट को ये चेंज करने की जरूरत है कि यार एटलीस्ट हर 10 दिन में रिक्वायर कर लो उस इमोशनल वेलबींग का। Now, after all these serious questions, let's make the environment funny. We'll move to our next round, that is rapid fire. इसमें आपको एक क्वेश्चन, बहुत बेसिक से कॉमन वाले क्वेश्चंस हैं आपके पर्सनैलिटी ट्रेट और प्रोफेशन के हिसाब से। आपको ठीक है। इंस्टिंक्ट पे 1 से 2 सेकंड में जवाब देना है। यू कैन नॉट थिंक टू मच। जी हाँ, वो पक्का। Okay. ठीक है, हाँ। Let's see. One word to describe maths. जन्नत। One student habit you secretly hate but miss when it's gone. One student's habit. One student habit you secretly hate but miss when it's gone. Habit gone. हाँ, मतलब एक हैबिट जो आपको मतलब ऐसे आपको अच्छी नहीं लगती पर फिर वो चली जाती है तो फिर यू मिस दैट। Poking. हाँ। If maths was a person, then what would be your relationship with? अंडरस्टैंडिंग जो सेम पेज पे रहती है ना, Okay, कि friends. वो हमें समझता है उसी हद तक हम तुम्हें समझते हैं। हाँ। One myth about toppers you wish could be erased forever. गॉड गिफ्टेड होते हैं। सारे नहीं होते। हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि गॉड गिफ्टेड होते हैं। मैं कह रहा हूँ
99% नहीं होते हैं। ठीक है। हाँ, बी ऑनेस्ट, कितनी बार आपको स्टूडेंट्स के डाउट सुन के खुद पर डाउट हुआ है? स्टूडेंट्स के डाउट सुन के खुद पे डाउट होने का सीन ये है कि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता इसलिए डाउट हो रहा है। नहीं मतलब स्टूडेंट ने किसी कुछ पढ़ा रहे हैं, आप उस पर क्वेश्चन करा, फिर आप खुद सोच रहे हैं अरे ये सही है गलत है, ऐसा कुछ। अच्छा, कि मैं खुद क्लियर नहीं हूँ। हाँ। बहुत बार, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं देखो, मेरा सबसे बड़ा फोर्टे ये है कि मैं इतना ट्रांसपेरेंट रह सकता हूँ कि ब्रदर आज नहीं आता कल बता दूंगा। समझ रहे हो? हाँ। ऑल टाइम फेवरेट डायलॉग फ्रॉम योर फेवरेट एनीमे। एनीमे एंड ऑल एनीमे का फेवरेट डायलॉग, मतलब ऑल टाइम फेवरेट है। वो होता है ना, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट उसका मतलब वो होता है ऑल टाइम फेवरेट एनीमे। एक डीमन स्लेयर आता था, उसमें एक ये सन वाला है, फ्लेम वाला एक हाशिरा होता है। Okay. वो फूड की तारीफ करता है हर बार। तो उसका एक स्टेटमेंट था, आई एम फॉरगेटिंग, उसका मतलब होता है कि गजब का खाना। अब ये जापानीज में होता है, हर बार गजब का खाना। समझ रहे? वन थिंग आईआईटी ने सिखाया बट लाइफ ने अनलर्न करा दिया। वन थिंग जो आईआईटी ने सिखाया बट लाइफ ने अनलर्न कर सिखा दे। हाँ, मतलब यार आईआईटी तो मेरे लाइफ का पार्ट रहा है ना। कैसे जो लाइफ ने अनलर्न करा दिया और आईआईटी ने सिखाया। हाँ, आईआईटी ने मेरे को मतलब आईआईटी में जब आप थे, आपने उस चीज़ को सीखा, आपने उस चीज़ को करा, एंजॉय करा, बट फिर जब अच्छा, लाइफ वाज इन पेस, फिर लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, अनलर्न, मतलब हो गया कि छूट गया वो कहीं। नहीं, मैंने आईआईटी की जो चीज़ें हैं वो लाइफ में बाद में अप्लाई की हैं और मैं बहुत ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रहा हूँ। अब कई बार ये होता है यार कि आईआईटी में सीजीपीए ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये वाला, हाँ दिस करना, आईआईटी में सीजीपीए ज़रूरी नहीं है, बट लाइफ ने ऐसा लताड़ा से। हाँ, सीजीपीए ज़रूरी है, ठीक है। हाँ, अच्छा सर, एक ये इसमें नहीं है, मतलब आउट ऑफ दिस सर, आप मतलब आईआईटी छोड़ के टीचिंग में आए हैं, तो मतलब वाज इट आईआईटी छोड़ के नहीं, मतलब आईआईटी के बाद, आईआईटी के बाद के बहुत सारे ऑप्शंस। हाँ, ठीक है, छोड़ के टीचिंग में आए हैं, तो मतलब वाज इट बिकॉज ऑफ पैशन और प्लेसमेंट डिसअपॉइंटमेंट? हाँ, नहीं, मतलब जॉब मेरे को कहीं भी मिल जाती। मैं आज यहाँ आया इसलिए हूँ ना कि अगर मैं यहाँ फेल हुआ पास हुआ दैट डजेंट मैटर। मेरे को जहाँ मैं खुद को प्रूव करके आया हूँ वो एनी डे मेरी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो मैं वहाँ कभी भी जा सकता हूँ वापस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे को वो मतलब मेरे को इंटरव्यू नहीं देना वहाँ जाने के लिए, मेरे को कोई जॉब के लिए यूँ अप्लाई नहीं करना। वो तो 2 साल से पीछे पड़े ही हुए हैं बुलाने के लिए। बट मतलब यहाँ इसलिए आया हूँ कि, लेकिन इस चीज़ का ज़रूर प्रेज़ मिल रहा है कि आप यहाँ आके ये मेहनत कर रहे हो। बात समझ रहे हो? तो इसको तो ऑलवेज चेरिश करोगे ना कि आपका जो मन था वो आपने किया। और दूसरा, जिन लोगों को आपको लुकअप करते हो वो भी आपको लुकअप कर रहे हैं। टफेस्ट पार्ट ऑफ टीचिंग? पेशेंस। If you could write one line on the blackboard forever, what would it say? वन लाइन ऑन दी बोर्ड, फॉरएवर। Forever. मतलब वो लिखा हुआ रहेगा हमेशा। हाँ, आप लिख देंगे तो क्या होता है वो लाइन? और यार दिस इज टफ। पेनल्टी हो गया ना? हाँ, ये तो दे देंगे, बट आंसर तो सोचने दे मेरे को। यस। यार ये तो मतलब बिलीव इन मी, है ना? हाँ। सर, योर फेवरेट मैथ्स फॉर्मूला राइट नाउ? फेवरेट मैथ्स फॉर्मूला यार मेरे पाइथागोरस। हाँ हाँ, The single most overhyped concept in maths. पाइथागोरस। हाँ दैट्स व्हाई इट्स योर फेवरेट। हाँ, मतलब बहुत ओवर हाइप्ड है भाई, हर जगह लग जाता है। 6ठी में पढ़ा देते हैं, 11वीं में सेम चीज़ का पूछते हैं। हाँ। What is the fundamental flaw in the IIT JEE selection process? प्रोसेस में फंडामेंटल फ्लॉ? Selection process में। यार सिलेक्शन प्रोसेस पे मैं नहीं कहूँगा कोई फ्लॉ है। मतलब अगर जब तक ये लीक वीक ना हो, ये बेसिक चीज़ें ना हो, तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई फ्लॉ वगैरह है। बट ये है कि दिस प्रोसेस इज़ द बेस्ट विच वी कैन हैव। उसका रीज़न ही ये है कि इतनी भारी जनता में इतना अच्छा क्रीम चूज करने के लिए आपको एग्जाम इस लेवल का लेना पड़ेगा। Should maths teacher be trained in student psychology?
मतलब वो वेल एक्सपीरियंस्ड होंगे तो होंगे ट्रेंड, ज़रूरी नहीं है। मतलब उनकी भी तो लाइफ उनको इतना सिखाती है। दे शुड बी आई वुड से, उनके ना शुड बी, दे शुड बी। Is there any such thing as too much study? इट ऑल डिपेंड्स ऑन पर्सपेक्टिव। मेरे लिए नहीं। Too much study कुछ नहीं आपके लिए? Studies जितना पढ़ मतलब लो। हाँ, टू मच स्टडी कुछ नहीं है मेरे लिए। Okay. मतलब मेरा वो पर्सपेक्टिव है ना कि मेरे को अब पसंद है पढ़ना, तो टू मच क्या हो, जो पसंद है करना उसके लिए कभी टू मच हो सकता है। हाँ, तो बोली बात। One student memory which makes you laugh every time you think of. हाँ, बहुत सारी हैं यार, अब एक साथ आ रही है, एक साथ। मतलब कई बार होते हैं ना कि आप रैंडम आंसर दे देते हो ड्यूरिंग, कई बार होते हैं कि जब आप गंदे गुस्से में होते हो उस वक्त बच्चे ने कुछ बोल दिया और वो ऐसा सा फटा कि खुद की हंसी नहीं रुक पाई। तो वो हैं, 2 या 3 हैं। मैं अकेला बैठा होता हूँ, कोई सोचता हूँ, तब भी हंसी आ जाती है। Moving on to our next fun segment. Let's start with this or that. तो इसमें आपको एक क्वेश्चन होगा जस्ट लाइक रैपिड फायर, बस इसमें ऑप्शंस होंगे और option कितने में option से होंगे? 2 दो ऑप्शन, option। दिस और दैट, 2 ठीक है, ऑप्शन होंगे, दोनों में से कोई एक चूज करना है। इस पे भी इंस्टिंक्ट पे जवाब देना है, यू कैन नॉट थिंक। ठीक है, ओके, और इन्हीं 2 में से चूज कर सकते हैं, कोई तीसरा नहीं बोल सकता। नहीं और इन्हीं दोनों से एग्री ना करूँ तो? नीदर। अच्छा, तो पास। हाँ है pass। मतलब। ठीक। ओके, स्पीड एंड एक्यूरेसी और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। कॉन्सेप्चुअल डेप्थ। Silent student या questioning student, कौन आपको ज़्यादा challenge क्वेश्चनिंग स्टूडेंट। कौन आपको ज़्यादा चैलेंज करता है? Silent- क्वेश्चनिंग स्टूडेंट। हाँ, बट मेरे को पसंद भी वही है। मुझे लगा कौन आपको ज़्यादा पसंद है इस टाइप का क्वेश्चन है। हाँ, प्रेज इन पब्लिक या स्कोल्डिंग इन प्राइवेट? आपका रियल मेंटरशिप स्टाइल क्या है? स्कोल्डिंग इन प्रेज इन पब्लिक, स्कोल्डिंग इन प्राइवेट। Success without peace or peace without success? सक्सेस विदाउट पीस और पीस विदाउट सक्सेस। पीस विदाउट सक्सेस विल वर्क फॉर मी। हाँ, अगर आपको डोरेमोन का एक गैजेट बॉरो करना होता तो आप क्या लेते, मतलब क्या चूज करते? दो दिस और दैट में क्या है? ये बस हम्म। question है। हाँ, तो फिर तुम बोले दिस और दैट, मैं यार क्या मैं यार इधर से उधर निकलने वाला होता है ना, एनी जगह। एनीवेयर। हाँ, एनीवेयर डोर। हाँ, तीनों ने यही चूज हाँ। किया। ओके, ग्रेजुएशन एट आईआईटी और मास्टर्स एट आईआईएस। Any day, any व्हाट वाज day. टफ? What was tough? यस, टफर मतलब What was मतलब देख, मैं कभी बोलता हूँ ना, कोई भी प्रॉब्लम टफ नहीं होता, इंटरेस्टिंग होता है। ओके, तो क्या चीज़ ज़्यादा जिसके में मज़ा आया आपको ज़्यादा? एनी डे मास्टर्स एट आईएएस से, एनी डे। ठीक है। आईआईटी के टाइम पर आप कौन सी ज्ञान में थे, ऑलवेज परफेक्ट वाली या लास्ट मिनट मिरेकल वाली? लास्ट मिनट बैक। अर्ली मॉर्निंग क्लास और नाइट प्रेप सेशंस? नाइट प्रेप सेशंस। स्टूडेंट हु मेमोराइजेस एवरीथिंग और स्टूडेंट हु क्वेश्चन एवरीथिंग? क्वेश्चन एवरीथिंग। मार्क्स या माइंडसेट? माइंडसेट। इंस्टेंट करेक्शन या पेशेंट एक्सप्लेनेशन? इंस्टेंट करेक्शन और पेशेंट एक्सप्लेनेशन। यस। मतलब एज अ टीचर व्हाट वुड आई डू फॉर अ स्टूडेंट? व्हाट्स योर प्रेफरेंस? इंस्टेंट करेक्शन। Last, what scares you more? Students cheating or students sleeping? चीटिंग। Okay, thank you so much. थैंक यू।